वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। आपका स्वागत है मोहित भर के स्टडी में। हम जानेंगे भारतीय संविधान के बारे में। संविधान का मतलब होता है समान विधान, यानी कि एक समान कानून, और भारतीय का मतलब है इंडिया का। ये मेरी मौसी के नोट्स थे, उन्होंने हैंड रिटन में लिखा था, इसको मैंने टाइप करके एक पीडीएफ के रूप में बनाया है। तो इसको समझाने का प्रयास करूंगा, जिसमें हम जानेंगे भारत में संविधान का विकास, भारतीय संविधान के स्रोत के बारे में जानेंगे, मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं वो जानेंगे, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व कौन से होते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व मतलब कि जो राज्य को कानून बनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, या फिर एक तरीके से हमें जानकारी देते हैं, हम मोटिवेट करते हैं, या फिर बताते हैं कि सजेशन देते हैं। और मौलिक अधिकार, जो व्यक्ति को मौलिक अधिकार प्राप्त होते हैं। मौलिक कर्तव्य के बारे में देखेंगे कि हमारे कुछ मौलिक कर्तव्य होते हैं। संघीय कार्यपालिका के बारे में देखेंगे, राष्ट्रपति जिसके अंतर्गत आते हैं, मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री, राज्यसभा, लोकसभा, इन सब के बारे में देखेंगे। और संयुक्त अधिवेशन के बारे में भी हम जानकारी प्राप्त करेंगे। पंचायती राज व्यवस्था, अनुच्छेद 40 के अंतर्गत इसको भी देखेंगे, और आरक्षण की व्यवस्था। इतना मैंने इसमें कवर कर रखा है, तो बने रहें। एंड शुरू करते हैं। सबसे पहले भारत में संविधान का विकास। सबसे पहले मैं बता दूं कि संविधान क्या होता है। संविधान किसी भी देश का एक कानून होता है, जिसके द्वारा पूरे देश का शासन चलाया जाता है। यहाँ पर कानून की बात हो रही है, समान विधान यानी कि जो सभी के लिए बनाया गया हो, चाहे किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी लिंग वर्ग और किसी भी प्रकार से अ, स्थिति हो उसकी, उसके ऊपर ये कानून लागू रहेगा। भारत में संविधान का विकास। भारतीय संविधान के निर्माण की बात स्वतंत्रता से पहले कई बार भारतीयों द्वारा कही गई है। जैसे कि भारतीय संविधान के निर्माण की शुरुआत पहले से ही रही है। जैसे कि सबसे पहले 1895 में लोकमान्य तिलक द्वारा स्वराज विधेयक प्रस्तुत किया गया था, जिसमें डायरेक्टली नहीं कहा गया था, इनडायरेक्टली कहा गया था कि भारतीय संविधान निर्माण की बात कही गई थी इस स्वराज विधेयक में। स्वराज का मतलब होता है स्वराज, यानी कि हमारा खुद का शासन। स्वराज की बात इसमें की गई थी। 1925 में पहली बार प्रत्यक्ष रूप से संविधान निर्माण और औपचारिक प्रस्ताव एम एन राव द्वारा प्रस्तुत किया गया था 1925 में। और 1895 में लोकमान्य तिलक द्वारा अप्रत्यक्ष यानी कि इनडायरेक्टली तरीके से प्रस्तुत किया गया था। 1935 में भारत सरकार अधिनियम के तहत कांग्रेस ने संविधान की बात कही, यानी कि ये जब संविधान का विकास हो रहा है। 1935 का जब हमारा संविधान बना, तो अधिकतर जो भी कानून या फिर जो भी व्यवस्थाएं थी, अधिकतर इस अधिनियम के तहत भी उसमें ली गई हैं। और 1936 के कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र में कांग्रेस द्वारा 1940 में अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, जिसमें ब्रिटिश सरकार द्वारा संविधान बनाए जाने की बात कही गई है। आखिरकार 1946 में कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया। अब संविधान सभा के बारे में जाने, तो संविधान सभा में उस समय कुल 389 सदस्य थे, जिसमें से 292 सदस्य ने भारत से थे, और 93 सदस्य देसी रियासतों से थे, और 4 सदस्य चीफ कमिश्नरी से थे। मतलब कि ये जो जितने भी 389 सदस्य थे, उसमें से 292 जो भारत से थे। उस समय क्या था कि जब हमारा देश का बंटवारा हुआ, जब हमारे देश का बंटवारा 1947 में हुआ, तो हमारे देश में राज्यों को स्वतंत्रता दी गई थी। या तो वे भारत के साथ शामिल हो सकते थे, या फिर पाकिस्तान के साथ शामिल हो सकते थे, या अपने आप को आज़ाद रख सकते थे। तो हमारे देश के जो कुछ देसी रियासतें थी, उन्होंने अपने आप को अलग रखना चाहा, स्वतंत्र रखना चाहा। तो उस उन रियासतों से कितने 93 सदस्य थे, और 4 सदस्य चीफ कमिश्नरी से थे। प्रत्येक सदस्य 10 लाख की जनसंख्या का प्रतिनिधि करता था, यानी कि 10 लाख के लोगों पर एक प्रतिनिधि होता था। ये आप फोटो देख पा रहे हैं बैठक की, यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को भी देख पा रहे हैं। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसके अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को कहा गया, क्योंकि सच्चिदानंद सिन्हा उस समय सबसे वरिष्ठ व्यक्ति थे उस समय, इसलिए उन्हें सम्मान के तौर पर इसमें शामिल किया गया, उन्हें रखा गया।
फिर उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष घोषित कर दिया गया था। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी हमारे स्वतंत्र भारत के पहले कौन थे, कमेंट में आप बताएं। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान निर्माण का उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिसमें बताया गया, जिसे कब स्वीकार कर लिया गया, 22 जनवरी 1947 को। प्रस्तावना भी कहा जा सकता है इसे। भारतीय संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। 26 नवंबर 1949 को संविधान का निर्माण हो गया था। कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के सदस्यों ने हस्ताक्षर किए और 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू कर दिया गया, यानी कि सभी को इसको मान लिया गया। यानी कि जो हमारी संविधान की प्रस्तावना है उसमें बताया गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष गणराज्य बनाने के लिए ऐसा कुछ लिखा गया है। तो उसमें भारत के लोगों द्वारा अपने आप अपने ऊपर भारतीय संविधान को लागू किया गया। 26 जनवरी 1950 को प्रभावी रूप से ये लागू कर दिया गया और 26 जनवरी 1929 को पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। इसलिए क्यों 26 जनवरी 1950 को ही क्यों लागू किया गया, ये प्रश्न भी रहता है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को जब हमारा संविधान बन गया था तो इसे उसी समय लागू कर दिया जाना था, लेकिन कुछ इम्प्लीमेंट्स रह गए थे, इसलिए इसे 26 जनवरी 1950 को ही पूर्ण स्वराज की जब लागू किया गया। 1929 को पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, इसलिए इस दिन को चुना गया और इसी दिन को लागू किया गया। और गणतंत्र दिवस इस दिन मनाते हैं। अब गणतंत्र के बारे में क्या होता है कि हमारे यहाँ का जो राष्ट्रपति होता है वो भी चुनाव के द्वारा ही चुना जाता है। 1919 में लाहौर अधिवेशन हुआ। 26 जनवरी 1950 से 2015 तक प्रत्येक 26 नवंबर को विधि दिवस मनाया जाता था। फिर उसके बाद 2015 के बाद से 15 से संविधान दिवस मनाया जाने लगा 26 नवंबर को। अब हम देखते हैं संविधान में सबसे अधिक सदस्य 55 संयुक्त प्रांत से थे, यानी कि सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला उत्तर प्रदेश देश था। हैदराबाद एकमात्र एक ऐसी देसी रियासत थी जिसका संविधान सभा में प्रतिनिधित्व नहीं था, मतलब कि यहाँ से उस समय कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो संविधान सभा में प्रतिनिधित्व करे। संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? 9 थी। अब संविधान सभा द्वारा गठित समितियां कौन सी थी? उस समय जो समितियां बनाई गई वे समितियां कौन कौन सी थी? तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि नियम समिति थी, यानी कि नियम और कानून से बनाए के लिए बनाई गई ये समिति थी। इसके अध्यक्ष चुने गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब संचालन समिति थी। संचालन समिति के अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र नागर थे। और फिर प्रारूप समिति बनाई गई, तो इसके जो बनाए गए अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिन्हें संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया। प्रारूप समिति का अध्यक्ष, प्रारूप समिति मतलब कि जिन्हें संविधान निर्माण का कार्य सौंपा गया था, उसके अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संघ संविधान समिति, जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। प्रांतीय संविधान समिति यानी कि प्रांत से रिलेटेड थे। संघ मतलब यूनियन से रिलेटेड थी, जो मुख्य थी। प्रांत से यानी कि प्रांतों से रिलेटेड थी, जिन्हें सरदार वल्लभ भाई पटेल को इसका अध्यक्ष बनाया गया और इन्हें ही काम सौंपा गया था। देसी रियासतों के एकीकरण में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इन्होंने देसी रियासतों को एक साथ किया था। रियासत समिति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका अध्यक्ष बनाया गया। सलाहकार समिति, सरदार वल्लभ भाई पटेल ही इसके बने। इसकी 2 मुख्य उप समितियां हैं, मूल अधिकार समिति, अल्पसंख्यक समिति। अब हम देखते हैं संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे। जवाहरलाल नेहरू। मूल अधिकार समिति के जेबी कृपलानी और अल्पसंख्यक समिति के एससी मुखर्जी थे। 29 अगस्त 1947 को संविधान के निर्माण के लिए प्रारूप समिति का गठन किया गया था। कब? 29 अगस्त 1947 को, जिसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। अब हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारी।
हमारे मूल संविधान में कितनी 8 अनुसूचियां थी, 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे। वर्तमान में 12 अनुसूचियां, 25 भाग और 448 लगभग अनुच्छेद हैं। भारतीय संविधान के स्रोत, यानी कि भारतीय संविधान को बनाने के लिए कहाँ कहाँ से सोर्सेस लिए गए थे, क्योंकि संविधान हमारा इतना विस्तृत है, लिखित है, तो इसको एक व्यवस्थित रूप देने के लिए काफ़ी सारे सोर्सेस का उपयोग किया गया, जिसके कारण इसकी आलोचनाएं भी की जाती है। लेकिन ज़रूरी ये है कि वे भारतीय स्थितियों के अनुसार उस समय की समझ और जो चीज़ ज़रूरी है उसको ध्यान में रखकर बनाया गया। भारतीय संविधान का 1/3 भाग लगभग, जैसा मैंने बताया था, भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। इसके साथ साथ संविधान सभा के सदस्यों ने विश्व के विभिन्न देशों की शासन प्रणालियों का अध्ययन करके संवैधानिक प्रावधान लिए। जैसे ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया, ब्रिटेन से प्रधानमंत्री का पद लिया गया, यानी कि प्रधानमंत्री का जो भी पद होता है, उसके काम होते हैं, उसकी व्यवस्था कहाँ से ली गई, ब्रिटेन से ली गई। मंत्रिपरिषद होगी, मंत्री प्रधानमंत्री के साथ एक मंत्रिमंडल भी होता है जो उसके लिए काम होता है, तो प्रधानमंत्री का पद भी यहाँ से लिया गया और उसके लिए मंत्रिपरिषद भी की गई, यही की व्यवस्था यहाँ से ली गई। संसदीय शासन प्रणाली भी ब्रिटेन से ली गई। विधि का शासन यानी कि कानून का शासन भी ब्रिटेन से लिया गया। देखो, ब्रिटेन से इसलिए लिया गया क्योंकि ब्रिटेन का हमारा भारत उपनिवेश था, तो हम उनकी शासन प्रणाली के अनुसार हम चल रहे थे, उनका शासन हमने अपनाया था, तो हम उनके शासन से भी काफ़ी ज़्यादा भली भांति थे हमारे यहाँ पर। तो उन्हीं की संसदीय जो शासन व्यवस्था है, जो प्रधानमंत्री की व्यवस्था है, वे भारत के लोगों ने अपना ली। विधि के समक्ष समानता, यानी कि कानून के समक्ष जो भी समानता है, उसका भी कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ ब्रिटेन से लिया गया। एकल नागरिकता, यानी कि एक नागरिकता भी ब्रिटेन से ली गई। हमारे यहाँ भारतीयता राष्ट्रीय है, सब मतलब कि राष्ट्र जो नागरिकता है, हम लोग भारतीय कहलाते हैं। राष्ट्रपति का पद भी ब्रिटेन से लिया गया, लेकिन हमारे यहाँ राष्ट्रपति का चुनाव कैसा होता है, अप्रत्यक्ष रूप से। अमेरिका से क्या लिया गया, हम भारत के लोग, यानी कि प्रस्तावना या उद्देशिका का जो कॉन्सेप्ट है वो अमेरिका से लिया गया। प्रस्तावना का, प्रस्तावना क्या होती है, ये पूरे संविधान का एक सार होती है जो पूरी जानकारी देती है। मौलिक अधिकार भी हमने अमेरिका से लिए। अमेरिका मौलिक अधिकार जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, शोषण और शोषण के विरुद्ध अधिकार, शिक्षा का अधिकार, संस्कृति का अधिकार, ये सब ये कॉन्सेप्ट जो मौलिक अधिकार है, हमने कहाँ से लिए, अमेरिका से लिए। न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन का कॉन्सेप्ट भी हमने अमेरिका से लिया। इसका मतलब ये है कि जो भी कानून होते हैं, संसद द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं या फिर जो न्याय किया जाता है, जो भी संसद, उसके ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट को जो लगता है उसके ऊपर वह अपना फैसला सुनाता है, और यदि कानून गलत है तो उसके ऊपर फिर से उसका पुनरावलोकन कर सकता है। संसद की सर्वोच्चता का जो कॉन्सेप्ट है वो भी अमेरिका से लिया गया है। स्वतंत्र न्यायपालिका का कॉन्सेप्ट भी अमेरिका से लिया गया है। जो हमारे देश का सर्वोच्च न्यायालय है या फिर हमारे यहाँ की जो न्याय व्यवस्था है, वो सारी जो स्वतंत्र है, स्वतंत्र का मतलब है वे अपने जो निर्णय लेती है वो किसी के दबाव में आकर नहीं लेते हैं। तो हमारे देश का जो स्वतंत्र है, वो स्वतंत्र न्यायपालिका है, आज़ाद है। इस पे कोई भी सरकार दबाव नहीं डाल सकती, ना ही किसी प्रकार का कोई व्यक्ति दबाव डाल सकता है। राष्ट्रपति पर महाअभियोग भी अमेरिका से लिया गया है। इसका मतलब है राष्ट्रपति को यदि किसी कारणवश हटाना हो, उसको उसके पद से हटाना हो, तो उसे महाअभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। ये कॉन्सेप्ट भी अमेरिका से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद भी अमेरिका से लिया गया है। आयरलैंड से क्या लिया गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व वे होते हैं जो सरकार को एक तरीके से प्रेरणा देते हैं, कि इस पर सजेशन देते हैं, वे होते हैं नीति निर्देशक तत्व। इसके लिए एक सलाह मात्र होती है ये। और राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन, यानी कि जो राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, वो कॉन्सेप्ट भी आयरलैंड से लिया गया है। ये विभिन्न क्षेत्रों से होते हैं,
अलग अलग क्षेत्र से होते हैं ये लोग, जो 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। अब कनाडा से क्या लिया गया? कनाडा से भारतीय संघीय व्यवस्था ली गई। केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा या संबंध भी कनाडा से लिया गया। मतलब कि जो केंद्र को शक्ति दी गई, हमारे यहाँ केंद्र को ज़्यादा शक्ति दी गई है, राज्य को भी शक्ति दी गई है, यानी कि दो कॉन्सेप्ट में बटा हुआ है। लेकिन हमारे यहाँ यदि राज्य पर राष्ट्रपति शासन लगता है तो केंद्र सरकार को ज़्यादा शक्ति प्राप्त हो जाती है। और ऑस्ट्रेलिया से लिया गया प्रस्तावना की भाषा ली गई है, कैसे लिखना है, समवर्ती सूची ली गई है, और दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है। यानी कि संविधान में जो जरूरत के अनुसार यदि सुधार करना हो तो ये कॉन्सेप्ट लिया गया दक्षिण अफ्रीका से। रूस से लिए गए मौलिक कर्तव्य, हमारे यहाँ मौलिक 11 मौलिक कर्तव्य इसमें शामिल किए गए हैं, तो ये रूस से कॉन्सेप्ट लिया गया है। जर्मनी से आपातकालीन उपबंध लिए गए हैं, यानी कि आपातकालीन जो व्यवस्था है, इमरजेंसी लगाई जा सकती है, वे जर्मनी से ली गई है। फ्रांस से गणतंत्र व्यवस्था ली गई है, यानी कि जो भी हमारे यहाँ गणतंत्र का कॉन्सेप्ट है वो फ्रांस की व्यवस्था से ली गई है। अब संविधान की अनुसूचियों के बारे में हम देख लेते हैं। तो हमारे संविधान में 8 अनुसूचियां थी मौलिक, मूल संविधान में जो शुरू में बना था वो अब 12 हो गई है, जिसमें संघ और उसका राज्य क्षेत्र, सभी संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन भत्ते, यानी कि उनको कौन कितने वेतन दिए जाएंगे, कितना उसका वो होगा, संवैधानिक पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ, राज्यसभा में सीटों का आवंटन, यानी कि कितनी राज्यसभा की सीटें होगी, अनुसूचित जाति जनजाति के प्रशासन संबंधी राज्यपाल के विशेषाधिकार, और अलग अलग तरीके के जो कॉन्सेप्ट है वो उस अनुसूचियों में शामिल किए गए हैं। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, जो 22 भाषाएं हैं हमारी राज्य भाषाएं जिन्हें संविधान में दर्जा दिया गया है, उसको शामिल किया गया है। जल संबंधी कानून, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित कानून या व्यवस्था, 74वां संविधान संशोधन, स्थानीय संविधान संशोधन, है ना, स्थानीय जो व्यवस्थाएं होती है उस पर, नगर निगम, नगर पंचायत, नगर पालिका, 74वां संविधान संशोधन, 73वां जो है पंचायती राज व्यवस्था से रिलेटेड है। तो ये सब शामिल किया गया हमारे संविधान में। अब भारतीय संविधान के 22 भाग हैं। इसमें 22 भागों को हम देखते हैं तो पहले भाग में आता है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। 1 से 4 अनुच्छेद तक इसमें वर्णित है। नागरिकता आती है दूसरे भाग में, 5 से 11 तक नागरिकता के बारे में लिखा गया है, और मौलिक अधिकार के बारे में 12 से 35 तक लिखे गए हैं। नीति निर्देशक तत्व आते हैं हमारे भाग 4 क में, 51 अनुच्छेद 51 क में मौलिक कर्तव्य भी इसमें आते हैं ये, और अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया है। संघीय कार्यपालिका के बारे में हमें जानकारी मिलती है अनुच्छेद 52 से 151 तक। अब राज्य की कार्यपालिका 152 से 237 तक। निरस्त के बारे में 238 अनुच्छेद में हमें जानकारी मिलती है। संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित 239 और 239 से 242 तक। पंचायती राज के बारे में 243 से, अनुसूचित जाति जनजाति से क्षेत्र 244 से 244 कम। केंद्र राज्य से संबंध 245 से 263। वित्त संबंधी वाद विवाद 264 से 300 क तक। भारतीय राज्य क्षेत्र में व्यापार वन्य वाणिज्यिक से संबंधित 301 से 307। संघ और राज्य से अधीन सेवाएं जो है 308 से 323। निर्वाचन आयोग से रिलेटेड है 324 से 351 तक। कुछ विशेष वर्गों के लिए विशेष उपबंध 343 से 351 तक। जो राष्ट्रभाषा का कॉन्सेप्ट है, हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा डिबेट का कॉन्सेप्ट रहा राष्ट्रभाषा या राज्यभाषा। राज्यभाषा हमारी हिंदी अंग्रेजी है, लेकिन राष्ट्रभाषा हमारी कोई नहीं है। आपातकालीन उपबंध 352 से 360 तक, यानी कि हमारे यहाँ कौन कौन सी इमरजेंसी लगाई जा सकती है 352 के तहत, 356 और 360 के तहत। और राष्ट्रपति, राज्यपाल, राज्य प्रमुख, संसद आदि का संरक्षण 361 से 367 तक हमें जानकारी मिलती है। संविधान का संशोधन हमें 368 के तहत हमें प्राप्त होता है, जो ये अनुच्छेद है। और अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध 360 से 392 तक हमें जानकारी मिलती है। संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी से
प्राधिकृत पाठ और निरसन 393 से 395 तक हमें जानकारी मिलती है, जो कि मूल संविधान में ये वर्णित है 22 भाग में। अब हम भाग 1 के बारे में देख लेते हैं, अनुच्छेद 1 से 4 तक। अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत राज्यों का संघ होगा। भारत राज्यों का संघ होगा, एक तरीके से जो राज्य होंगे उसका यूनाइटेड यूनियन रूप होगा। भारत के राज्य क्षेत्रों में राज्यों के राज्य शासित क्षेत्र होंगे, यानी कि केंद्र शासित, संघ शासित प्रदेश होंगे, और ऐसे राज्य जिन्हें अर्जित किया गया, यानी कि जो भारत के राज्य क्षेत्र में, मतलब इसके तहत कौन कौन से होंगे, राज्य शासित होंगे, और जो राज्यों के द्वारा शासित किए जा रहे हैं वो क्षेत्र आएंगे, यानी कि कोई जिला है, कोई जगह है राज्य के अंदर, तो वो भी इसके अंतर्गत आएगी। संघ शासित यानी कि जो सेंट्रल चीज़ है, सेंट्रल सरकार है, वो उसके द्वारा शासित क्षेत्र होंगे, वहाँ पर उनकी सरकार होगी, वो होंगे। या ऐसे क्षेत्र जिन्हें राज्य द्वारा अर्जित किया गया है, यानी कि जीता गया है, सम्मिलित किया गया, वो इसमें शामिल होंगे। अनुच्छेद 2 कहता है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना की संसद की शक्ति का वर्णन इसमें शामिल किया गया है। यानी कि जो भी नए राज्यों का प्रवेश करना हो, स्थापना करना हो, या संसद की शक्ति के बारे में जानकारी, वो अनुच्छेद 2 बताता है। अनुच्छेद 3 क्या बताता है, भारतीय राज्य क्षेत्र में राज्यों के नाम और उनकी सीमा क्षेत्र में परिवर्तन करने की शक्ति किसके पास है, संसद के पास है। भाग 2 बताता है 5 से 11 तक, इसमें नागरिकता के बारे में बताया गया है कि नागरिकता क्या है। हमारे मूल संविधान में नागरिकता को परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन नागरिकता का संबंध उन अधिकारों और कर्तव्यों से है जो व्यक्ति को भावनात्मक रूप से देश से जोड़ती है। मतलब वो व्यक्ति भारत का नागरिक है जो भारत के लिए समर्पित है। एक तरीके से हम भावनात्मक रूप से भारत से जुड़े हुए हैं, तो हम भारत के नागरिक हुए। और भी कॉन्सेप्ट दिए हैं कि किस प्रकार से नागरिकता प्राप्त होती है, तरह तरह से। तो नागरिकता का कॉन्सेप्ट हमें दिया है 5 से 11 तक। हमारे संविधान में एकल नागरिकता को स्वीकार किया गया है, यानी कि कोई भी व्यक्ति भारतीय कहलाएगा, उसे अन्य तरीके से नहीं प्रस्तुत किया जाएगा। परंतु निरंतर होते हुए परिवर्तनों को देखते हुए 2003 में लक्ष्मीमल सिंघवी समिति ने सिफारिश की कि सिफारिश के आधार पर दोहरी नागरिकता का प्रावधान भी किया गया। 16 देशों के साथ किया गया था, जिसे दोहरी नागरिकता का प्रावधान कहते हैं। नागरिकता संबंधी प्रावधान क्या है? हमारे संविधान में नागरिकता के संबंध में अभी तक इसके संबंध में 3 बार संशोधन किए जा चुके हैं। संविधान के अनुच्छेद 5 से 8 के मध्य नागरिकता संबंधी प्राप्ति के संबंधी संविधान प्रावधान है, यानी कि कैसे नागरिकता को प्राप्त करना हो वो इसमें बताया गया है। यानी कि किस आधार पर प्राप्त की जा सकती है नागरिकता, तो जन्म से प्राप्त की जा सकती है, यानी कि ऐसा वो व्यक्ति जिसका जन्म 1947 से पहले था या बाद में भारत में जन्मा हो, वह भारत का नागरिक हो। यानी कि कोई भी व्यक्ति भारत की टेरिटरी में 1947 से पहले जन्मा है या उसके बाद बंटवारे के बाद भारत में जन्मा हो, तो वह भारत का नागरिक होगा। वंश क्रम के आधार पर हम देखें तो ऐसा व्यक्ति जिसके माता पिता, दादा दादी या नाना नानी में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो, वो भारत का नागरिक कहलाएगा। देशीकरण के आधार पर, यानी कि यदि व्यक्ति 12 वर्ष से ज्यादा रहा हो, वो भारत का नागरिक कहलाएगा। संविधान में उल्लेखित किसी भी भाषा का ज्ञान रखता हो, यानी कि जो भाषा 22 भाषा हमारे यहाँ एक्सेप्ट की गई है, उसमें से किसी भी भाषा का ज्ञान रखता हो, तो वह भारत की नागरिकता प्राप्त करने का योग्य रखता है। भारत के प्रति सत्यनिष्ठा रखता हो, अपने मूल देश की नागरिकता त्याग चुका हो। यदि कोई अमेरिका का व्यक्ति है या फिर कहे श्रीलंका का या पाकिस्तान का व्यक्ति है, कोई भी, वह अपने देश की नागरिकता त्याग दिया हो और उसने भारत की नागरिकता अपना ली हो, तो वह भारत का नागरिक कहलाएगा। ऐसे देश का नागरिक ना हो जो हमारे देश के लिए वर्जित हो, यानी कि यदि पाकिस्तान पर हमारे देश में सैंक्शन लग जाते हैं पाकिस्तान के ऊपर, यदि ऐसा बोल दिया जाए कि पाकिस्तान के लोग कभी भारत के नागरिक नहीं हो सकते, तो वे भारत के नागरिक नहीं कहलाएंगे। पंजीकरण के द्वारा भी हमारे यहाँ नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। जैसे यदि कोई भारतीय पुरुष विदेशी महिला से
या भारतीय महिला किसी विदेशी पुरुष से विवाह कर ले और अपने 5 वर्ष के वैवाहिक जीवन के बाद पंजीकरण के द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त करे। यानी कि जो भी अपना विवाह हो गया दोनों का, पुरुष का या महिला का, वे भारत की नागरिकता प्राप्त कर लेते हैं पंजीकरण के द्वारा। अर्जित भाग के लिए प्रावधान, इसके लिए भारत सरकार द्वारा व्यक्ति भारतीय नागरिकता के संबंध में निर्धारण किया जाएगा। अब नागरिकता कैसे खत्म होगी, उसके लिए भी प्रावधान किए गए हैं। यानी कि त्यागने पर, यानी कोई अपनी इच्छा के अनुसार भारत की नागरिकता को त्याग देता है तो वह भारत की नागरिकता उसकी समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 9 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी ऐसे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है जो भारत के साथ दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है, यानी कि कोई भी भारत का नागरिक कहीं ऐसे देश में चला जाता है या फिर वहाँ की नागरिकता प्राप्त कर लेता है जिसके साथ हमारे यहाँ की दोहरी नागरिकता नहीं है। दोहरी नागरिकता का मतलब है कि वह भारत का भी नागरिक कहलाए और वहाँ का भी नागरिक कहलाए, ऐसा नहीं है, तो फिर वह भारत की नागरिकता खत्म कर लेगा। लोकहित या देश विरोधी गतिविधियों से सम्मिलित होने से भारत सरकार द्वारा नागरिकता की समाप्ति कर दी जाएगी। यानी कि लोगों के हित से के लिए खतरा हो या देश के लिए कोई देश विरोधी गतिविधि कर रहा हो, आतंकवादी घटनाएं को अंजाम दे रहा हो, तो उस आधार पर भारत सरकार उसकी नागरिकता को खत्म कर दी जाएगी। अगला देखते हैं हम भाग 3 12 से 35 तक। इसमें मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया है। मौलिक अधिकार वे होते हैं जो मूल रूप से भारत के या फिर किसी भी व्यक्ति के लिए विकास के लिए ज़रूरी होते हैं, मौलिक अधिकार कहलाते हैं। तो उसके सभी विकास के लिए मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं। जैसा कि मैंने बताया कि मौलिक अधिकारों का कॉन्सेप्ट हमारा कहाँ से आया, अमेरिका से आया। भारत में मौलिक अधिकारों की सबसे पहले मांग 1895 में की गई थी और फिर कांग्रेस के 1931 के कराची अधिवेशन में भी मौलिक अधिकारों की बात कही गई थी। ब्रिटेन एक ऐसा पहला देश है जिसने अपने नागरिकों को सबसे पहले मौलिक अधिकार दिए थे। मौलिक अधिकार निरपेक्ष अधिकार नहीं है, बल्कि राज्य, लोकहित व राष्ट्रहित इन पर प्रतिबंध लगा सकता है। यानी कि एक तरीके से ये पूरे नहीं है। इन पर प्रतिबंध कब लगाया जा सकता है, जब देश के लिए खतरा उत्पन्न करते हो ये अधिकार। पर एक ऐसा अधिकार है जिसको आपातकाल के दौरान भी उस पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता, जीवन जीने का अधिकार। भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों का संरक्षक बनाया गया है। जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है वो हमारे मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है। सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, जो हमारे देश का सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर न्याय व्यवस्था में है। हमारे संविधान में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जिसमें समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी शामिल है। इसमें समता का अधिकार यानी कि समान है सभी, स्वतंत्रता यानी कि सभी को स्वतंत्रता प्राप्त है, शोषण यानी कि किसी भी प्रकार के शोषण के विरुद्ध वो अधिकार प्राप्त रखता है, धार्मिक स्वतंत्रता यानी कि अपने धर्म का पालन करना, प्रचार करना उसमें शामिल है, संस्कृति और शिक्षा को बढ़ावा देने का भी अधिकार है, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार का मतलब होता है यानी कि किसी भी मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो वह व्यक्ति अपने संवैधानिक उपचारों का अधिकार का उपयोग करके उनके लिए अपील दायर कर सकता है। अब हम देख लेते हैं समता या समानता का अधिकार। ये 14 से 18 तक वर्णित किया गया है और अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता यानी कि कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार के अपनी विशेषता रखता हो। अनुच्छेद 15 के तहत धर्म, मूल, लिंग, जाति, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा किसी भी व्यक्ति से। अनुच्छेद 16 के अंतर्गत लोक नियोजन में अवसर की समानता यानी कि जो भी सरकारी व्यवस्था है या फिर लोगों के कल्याण के लिए जो व्यवस्था है, सरकारी व्यवस्था है, सरकारी पद है, उस पर इसके तहत समान अवसर सभी को मिलेगा, सभी प्रकार से मिलेगा, उनके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 17 कहता है अस्पृश्यता का। हमारे देश में सबसे ज़्यादा ये कॉन्सेप्ट चला छुआछूत का, प्राचीन काल से ही हमारे यहाँ पर
छुआछूत, शूद्रों का शोषण होता रहा या फिर किसी प्रकार से महिलाओं का भी शोषण होता रहा, अस्पृश्यता, निम्न जाति वर्ग को छुआछूत का सामना करना पड़ा, तो इसका भी इसमें खात्मा किया गया अनुच्छेद 17 के तहत, जो कि समानता के अधिकार को बतलाता है। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत बताता है, यानी कि किसी भी प्रकार की कोई उपाधि नहीं रखी जाएगी, कोई भी नाम जबरदस्ती का नहीं रखा जाएगा। उपाधियों का अंत, क्योंकि ये एक तरीके से डिस्क्रिमिनेट करता है कि कोई भी व्यक्ति को उपाधि दिया जा रहा है तो वह एक तरीके से समानता के अधिकार का खंडन करता है उपाधि। लेकिन जो उपाधि को प्राप्त करने का भी एक तरीका है, उसके लिए भी एक कानूनी तरीका होता है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। वाक एवं अभिव्यक्ति, यानी कि बोलने और अपने विचारों को प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता सभी व्यक्ति को दी गई है। यानी कि अपने जो भी विचार है उनको लिखकर, बोलकर, चाहे किसी भी प्रकार से प्रस्तुत करके वह अपने विचार प्रस्तुत कर सकता है। शांतिपूर्वक एवं निरायुध सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, यानी कि जो भी शांतिपूर्ण तरीके से किसी भी प्रकार का उपद्रव न कर कर, बिना किसी युद्ध कर कर सम्मेलन कर सकता है कोई भी व्यक्ति, इसकी स्वतंत्रता हमारा संविधान देता है। ऐसा नहीं कि आप हिंसा कर रहे हैं और आपके ऊपर कोई काम नहीं किया जाए। समुदाय बनाने की स्वतंत्रता, समुदाय बनाने की यानी कि कोई भी व्यक्ति कानून के दायरे में रहकर संविधान का वो समुदाय बना सकता है, अपने संगठन बना सकता है और उसे चला सकता है। भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आवास संचरण की स्वतंत्रता, इसका मतलब है कि भारत के जो भी राज्य क्षेत्र है, यह बताया गया है कि भारत राज्यों का संघ है जैसा हम जानते हैं, और राज्य के जो क्षेत्र है वे भी भारत के अंतर्गत आते हैं। तो भारत के किसी भी क्षेत्र पर बिना किसी बाधा के हर व्यक्ति घूम सकता है, जा सकता है, उसको किसी प्रकार की रोक टोक नहीं होगी, बशर्ते वह किसी भी प्रकार का उपद्रव न करे, लोगों की स्वतंत्रता की हानि न करे। वित्त व्यापार करने की और कारोबार करने की स्वतंत्रता, कानून के दायरे में रहकर या किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता को बाधित किए बिना वह अपना कारोबार कर सकता है, अपना जीवन यापन चला सकता है। आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 स्वतः समाप्त हो जाता है, जो भी स्वतंत्रता है, परंतु अनुच्छेद 20 और 21 समाप्त नहीं होता। एक और है अनुच्छेद 21 जो है प्राण व दैहिक स्वतंत्रता, इसका मतलब है जो भी हमारे यहाँ प्राण और दैहिक स्वतंत्रता 21 के तहत होती है, हमारे जीवन के लिए जरूरी होती है, वो आपातकाल के दौरान समाप्त नहीं होते हैं। 20 में अपराधों में दोष सिद्धि के संबंध में, यानी कि जो अनुच्छेद 20 है अपराध के समय, यानी कोई व्यक्ति अपराध कर लिया है, वो यदि अपराधी उसको घोषित कर रहा है तो अपना पक्ष रख सकता है, वो अपना अपने आप को बचाने का प्रयास कर सकता है। तो ये भी हमारा संविधान इसकी स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद 21 का में 6 से 14 वर्ष के लोगों के बच्चों के लिए जो निशुल्क व्यवस्था है, निशुल्क शिक्षा व्यवस्था है, उसका यहाँ पर व्यवस्था की गई है। इसमें अनुच्छेद 21 क में 6 से 14 वर्ष तक फ्री एजुकेशन इन्हें मिलेगा। 86वां संविधान संशोधन इसके अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 20 और 21 आपातकाल के दौरान समाप्त नहीं होते हैं। अनुच्छेद 22 कुछ विशेष दशाओं में गिरफ्तारी निषेध, मतलब कि जो कुछ विशेष दशा होती है, स्थिति होती है, उसमें गिरफ्तारी नहीं की जा सकती, तो ये भी एक तरीके से हमें स्वतंत्र करने की व्यवस्था करता है हमारा संविधान। तो इन सब के बारे में हमें जानकारी होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति कोई भी ऐसे ही गिरफ्तार नहीं कर सकता, हमें ज़रूरी होना चाहिए, उसके एक लीगल तरीका होता है, वो यदि है तो आपको गिरफ्तार किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा। और आपके पास ये भी है कि आप अपने आप को दोष से बचने के लिए, अपने आप को अपराधी घोषित होने से बचाने के लिए प्रयास कर सकते हैं। तो ये भी हमारा संविधान हमें स्वतंत्रता देता है, अधिकार देता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24 में इसकी व्यवस्था की गई है, अनुच्छेद 23 और 24 में। इसमें अनुच्छेद 23 में मानव के दुर्व्यवहार और बालात श्रम पर प्रतिबंध लगाया गया है।
यानी कि किसी भी प्रकार के मानव के दुर्व्यवहार हो रहे हैं और बाल श्रम करवाया जा रहा है या फिर बलाश्रम किया जा रहा है, वैश्यावृत्ति, इन सब से रिलेटेड है ये। और इस पर प्रतिबंध लगाया गया है, यानी कि कोई भी इस पर दुर्व्यवहार नहीं कर सकता। अनुच्छेद 24 में 14 से कम वर्ष के जो बालक हैं, लोग हैं, उनसे जो खतरनाक कारखाने होते हैं, बम की फैक्ट्री हो गई या फिर चिम जो ऐसी जगह होती है, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा होता था पहले कि जो छोटी उंगलियां होती है ना बच्चों की छोटी उंगलियों के कारण उनसे बम बनवाया जाता था, उनको ऊंची चिमनियां साफ करवाई जाती थी, कारखानों में काम पे लगाया जाता था। तो इन सब से बचाने के लिए 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों को कारखानों में काम करने के लिए प्रतिबंध लगाया जाता है। यदि कोई ऐसा करता है तो उस पर कार्रवाई की जा सकती है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 तक, इसमें धर्म से रिलेटेड है। धर्म की स्वतंत्रता है, कानून के दायरे में रहकर हम किसी भी प्रकार से अपने धर्म को पालन कर सकते हैं, अपना प्रचार कर सकते हैं, लेकिन किसी को बाध्य नहीं कर सकते उसको मानने के लिए, उसको अपनाने के लिए। इसमें अनुच्छेद 25 कहता है अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप किसी को दबाव करें वो आपका धर्म अपनाए। सभी धर्म का सम्मान हमारा संविधान करता है और संविधान के अनुसार हमें अपनी धार्मिक स्वतंत्रता का प्रचार प्रसार का हमें अधिकार है। अनुच्छेद 26 कहता है धार्मिक कार्यों में प्रबंध की स्वतंत्रता, यानी कि किसी भी प्रकार के जो धार्मिक कार्य होते हैं उसका प्रबंध करने की स्वतंत्रता भी हमारा संविधान देता है। अनुच्छेद 27 किसी भी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए टैक्स और टैक्स से टैक्स मुक्त बताता है। जो भी विशिष्ट धर्म है उसको विकास प्रोत्साहित करने के लिए टैक्स मुक्त बनाया जाता है, यदि वो अच्छे काम के लिए है तो। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, 1929 और 30 में यह बताया गया है। 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के लिए संरक्षण, यानी कि जो भी अल्पसंख्यक है वे अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, अपनी शिक्षा को बचाने के लिए इस अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। अल्पसंख्यक जो भी उनकी कला है, उनकी पारंपरिक स्थिति है, पारंपरिक जो उनका प्रकार है, रहन सहन है, उसका वे संरक्षण कर सकते हैं। भारत के सभी नागरिकों को अपनी विशेष भाषा, लिपि और संस्कृति को बचाए रखने का अधिकार प्राप्त है इस अनुच्छेद के तहत। राज्य द्वारा पोषित अथवा राज्य निधि से सहायता प्राप्त करने वाले किसी भी शिक्षण संस्था में किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूल जाति या इनमें से किसी आधार पर वंचित नहीं किया जा सकता। यानी कि जो भी है धर्म है उसका मूल वंश है, कोई कोई किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी मूल का हो या किसी भी क्षेत्र का हो, तो उससे इस आधार पर यदि कोई संस्था है उसे राज्य के द्वारा पैसा मिल रहा है, वहाँ पर धर्म, मूल वंश, जाति के आधार पर वहाँ पर भेदभाव नहीं होगा। उसको उसको शिक्षा लेने से अलग नहीं किया जाएगा यदि स्टेट वहाँ पर पैसा लगा रहा है तो। अनुच्छेद 30 क्या कहता है, शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है। ये अल्पसंख्यक अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाएं 3 प्रकार की होती है, जो राज्य से आर्थिक सहायता व मान्यता प्राप्त करने वाली होती है, यानी कि राज्य के द्वारा जो स्टेट है, देश है, उनसे आर्थिक इकोनॉमिक सहायता उसे मिल रही है, पैसा मिल रहा है, धन मिल रहा है, मान्यता मिल रही है, एक पहचान मिल रही है। तो ये एक तरीके से अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाएं होती है। ऐसे संस्थान जो राज्य से मान्यता लेते किंतु आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं करते। मान्यता तो लेते हैं, देखो 3 प्रकार बताएं, एक तो दोनों ही लेते हैं, यानी मान्यता भी और आर्थिक सहायता भी लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे संस्थान भी होते हैं जो केवल मान्यता लेते हैं, पहचान लेते हैं और आर्थिक सहायता नहीं लेते। वे अपनी ही तरीके से अपनी जो धन है उससे अपना कार्यभार संभाल रहे होते हैं, तो वे भी इसमें आते हैं। ऐसे संस्थान जो राज्य से मान्यता और सहायता दोनों नहीं लेते हैं, वे भी अल्पसंख्यक संरक्षण आते हैं, शिक्षण संस्थान आते हैं। अब संवैधानिक उपचारों का अधिकार हम देख लेते हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार,
इसे भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि इसी के तहत किसी भी मौलिक अधिकार का हनन होगा, तो इसके तहत हम संविधान से अपने मौलिक अधिकारों को बचाने के लिए अपील कर सकते हैं। अब हम देखते हैं 5 प्रकार की रिट भी जारी की जाती है मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए। अगर किसी भी प्रकार के मौलिक अधिकारों की हनन हो रहा है, तो उनके लिए 5 प्रकार की रिट जारी की जाती है। सबसे पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण के अंतर्गत गिरफ्तार किए गए किसी भी व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर सीधे सशरीर मतलब जिंदा न्यायालय में प्रस्तुत करना ही होगा। अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, तो उसे 24 घंटे के अंदर न्यायालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य है, जो कि हमें एक तरीके से सुरक्षित महसूस करवाता है कि हाँ, व्यक्ति ये यहाँ पर न्यायालय में प्रस्तुत है और ये वहाँ पर जाकर अपनी बात रख रहा है। परमादेश के बारे में जानते हैं। न्यायालय किसी भी लोक पदाधिकारी को अपने कर्तव्य पालन करने का आदेश दे सकता है। रिट जारी करना यानी कि आदेश जारी करना इसमें आता है। प्रतिषेध, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय को इस रिट द्वारा अधिकारिता बने रहने के लिए बाध्य कर सकता है। उत्प्रेक्षण, इसके द्वारा उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिए गए किसी भी आदेश को यह कहकर निरस्त कर सकता है कि वह उसके अधिकार क्षेत्र पर नहीं है। अगर अ, कोई न्यायालय अपना जो फैसला है वह ऊपर पहुंचाता है, तो वह मना कर सकता है। यह अधिकार उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को है। जो भी अपने अंडर पर वे अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, उनको ये कह सकता है। अधिकार पृच्छा, यानी कि इस रिट के द्वारा न्यायालय लोक पद पर आसीन किसी भी व्यक्ति को पद पर बने रहने के लिए औचित्य पूछ सकता है, यानी कि उससे कारण पूछ सकता है कि क्यों रहना चाहते हैं वे। अगला देखते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो कि काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो ये एक ऐसे आदर्श होते हैं जो कि हमें सजेस्ट करते हैं, हमारी सरकार को सजेस्ट करते हैं, पर इसका मानना ना मानना सरकार के ऊपर डिपेंड है। लेकिन ये अच्छी ही बात कहते हैं। इसे भाग 4 में ही वर्णित किया गया है, अनुच्छेद 36 से 51 तक। नीति निर्देशक तत्व संविधान के ऐसे आदर्श हैं जो सामाजिक, आर्थिक, प्रजातंत्र दस्तावेज के रूप में जाने जाते हैं, और ये एक मार्गदर्शन होते हैं। इनका उद्देश्य लोक कल्याणकारी समाजवादी राज्य की स्थापना करना है। जैसे कि भारत ने खुद को लोक कल्याणकारी राज्य घोषित कर रखा है, यानी कि लोगों के हित में हमारे यहाँ जो भी नीतियाँ होती है, जो भी कार्य होते हैं, वे सभी लोगों के हित में ही बनाए जाते हैं। अब नीति निर्देशक तत्वों को 5 भागों में बांटा जा सकता है। एक तो आर्थिक न्याय संबंधी, सामाजिक न्याय संबंधी, राजनीति संबंधी, पर्यावरण संबंधी, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधी। मुख्य नीति निर्देशक तत्व हम देखें तो अनुच्छेद 39 जो बताता है स्त्री और पुरुष के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था करने के लिए एक तरीके से हमें बताता है। नीति निर्देशक तत्वों में जो यहाँ पर जानकारी दी है अनुच्छेद 36 से दी गई है। तो जो भी व्यक्ति, यदि कोई लड़की है और एक लड़का है, दोनों समान कार्य कर रहे हैं, दोनों टीचिंग का काम कर रहे हैं, तो उन्हें समान वेतन मिलेगा। यानी कि एक की 10,000 सैलरी है, तो लड़की को भी उतना ही सैलरी मिलेगा और लड़के को भी उतना ही सैलरी मिलेगा, यदि वो दोनों एक ही काम कर रहे हैं और एक ही पोस्ट पर हैं। और अनुच्छेद 40 कहता है पंचायती राज्यों का गठन इसमें शामिल किया गया है। अनुच्छेद 42 कहता है काम की न्याय संगत मानवोचित दशाएं प्राप्त करने तथा प्रसूति सहायता करने के लिए संबंधित है। अनुच्छेद 44 कहता है सभी नागरिकों के लिए समान सिविल साहित्य भी ये हमें बतलाता है। अनुच्छेद 45 राज्य अब आरंभिक शिशुत्व की देखरेख करेगा, यानी कि 0 से 6 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था करेगा। ये जो व्यवस्था है, फिर उसके बाद 6 से 14 वर्ष के लोगों के लिए भी व्यवस्था की गई है शिक्षा की व्यवस्था। यानी कि जो शिशु है उनके लिए प्रोवाइड करना, जैसे कि टीकाकरण की व्यवस्था भी की जाती है। उनके लिए दलिया दी जाती है आंगनवाड़ी में, जो 0 से 6 होते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, किसी भी प्रकार का कोई वो नहीं लेते हैं चार्ज। और उनको
एक तरीके से खेलकूद का वातावरण भी दिया जाता है राज्य द्वारा। ऐसे कई सरकारी संस्थान होते हैं, आंगनवाड़ी होती है, वहाँ से पोषक तत्व मिलते हैं, सत्तू मिलता है, काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं उनको, समय पर गोली दवाई भी मिलती है। और शिक्षा की व्यवस्था भी 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए सभी, चाहे वो कोई भी हो, अमीर का बच्चा हो चाहे गरीब का हो, या हाँ वो बात अलग है जो सक्षम है वे अपने बच्चों को कहीं और पढ़ा सकते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सरकारी स्कूलों में अच्छी पढ़ाई नहीं होती, है ना। तो राज्य शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा व्यवस्था करेगी। प्रारंभिक शिक्षा का मतलब है कि पहली से 5वीं तक की व्यवस्था, या 8वीं तक की व्यवस्था। प्रारंभिक माध्यमिक शिक्षा फिर आती है, तो अब 8वीं तक कर दिया है सरकार द्वारा, लगभग उत्तीर्ण की व्यवस्था कर दी गई है, और भी चीज़ कर दी गई है। वैसे तो निशुल्क शिक्षा हमारे यहाँ कर ही दी गई है, सरकारी स्कूल है, फ्री है, पर थोड़े बहुत चार्जेस लिए जाते, कई कई चीज़ों की होती है, कई अर्ध सरकारी होते हैं। अनुच्छेद 46 कहता है, राज्य अनुसूचित जाति, जनजाति तथा अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की वृद्धि करेगा। जो भी एसटी एससी ये सब पिछड़े रहे हैं इतिहास में, तो इनके लिए व्यवस्था करेगा। अनुच्छेद 48 कहता है, कृषि और पशुपालन से संबंधित। हालांकि ये एक सजेशन है, हालांकि ये एक सजेशन है, सरकार इसके ऊपर काम कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है। अनुच्छेद 48 का पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन तथा वन एवं वन्य जीवों के लिए संरक्षण से संबंधित है। ये राष्ट्रीय महत्व की स्मारक स्थान तथा वस्तुओं की सुरक्षा से संबंधित है। कार्यपालिका और न्यायपालिका से संबंधित अनुच्छेद 50 है। अनुच्छेद 45 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में वृद्धि से रिलेटेड है। अब हम मौलिक कर्तव्यों के बारे में देख लें, तो भाग 4 क में वर्णित है ये। मौलिक अधिकारों के साथ साथ भारतीय संविधान में कुछ मौलिक कर्तव्य भी हैं। मौलिक कर्तव्य का मतलब होता है कि हमारे ये कर्तव्य बनते हैं कि यदि हम अधिकारों की बात कहते हैं तो हमारे कर्तव्य भी बनते हैं कि हम देश के लिए कुछ अच्छा करें। तो ये मौलिक कर्तव्य इसमें वर्णित है। हमारे मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे। ये कब इसमें शामिल किए गए? 42वें संविधान संशोधन 1976 में शामिल किए गए। और ये कहाँ से लिए गए हैं? रूस से लिए गए हैं। और 1976 के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की जो सिफारिश है, सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर रूस के संविधान से प्रेरित होकर लिए गए हैं। इनकी संख्या पहले 10 थी, फिर 11वां संविधान संशोधन में मौलिक कर्तव्य एक और जोड़ा गया, जिसमें अभिभावकों यानी कि माता पिता का एक परम कर्तव्य जोड़ा गया कि उन्हें 6 से जो 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको अनिवार्य शिक्षा प्रदान करवाएं। प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा। पहला हम देख लेते हैं, पहला जो हमारा मौलिक कर्तव्य है, प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज व राष्ट्रगान का सम्मान करे। जो भी हमारे देश के आदर्श हैं, जो संविधान में आदर्श यानी कि हम जो अच्छे अच्छे विचार होते हैं, लोगों के हित के लिए होते हैं, या संस्थाएं होती हैं हमारे राज्य की, राष्ट्रध्वज होता है हमारे देश का, और राष्ट्रगान, इन सभी का सम्मान करें। और जो नहीं कर रहा है उसके उसको एक तरीके से मैं तो कहूँ कि ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। यदि हम अधिकारों की बात कर रहे हैं तो ये हमारा कर्तव्य भी बनता है कि हम अपने देश के लिए सम्मान प्रस्तुत करें। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों का पालन करें। जो भी हमारे राष्ट्रीय आंदोलन है, उनके आदर्श है, यदि हमारे देश के लिए ज़रूरी है, हमारे देश की आज़ादी के लिए उनको जो प्रेरित करने वाले जो उच्च आदर्श दिए गए हैं, हमारे देश के स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए जो राष्ट्रीय आंदोलन हुए थे, उनके जो आदर्श थे उनका पालन करें, उनका सम्मान करें। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और इसे अक्षुण्ण रखें। कहने का मतलब है कि जो हमारी प्रभुता है, हमारी ताकत है, उसको बनाए रखना, हमारी एकता बनाए रखना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सभी एकजुट हैं, उसको बनाए रखना, अखंडता बनाए रखना, यानी कि हमारे देश का बंटवारा ना हो, हमारे देश टूटे नहीं, इस चीज़ को बनाए रखना हमारा परम कर्तव्य है। देश की सेवा करें, जरूरत पड़ने पर हमारे देश के लिए खड़े रहें। भारत के सभी लोगों को समरसता, सम्मान, भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। यानी कि हमारा एक कर्तव्य है
कि हम सभी के अंदर एकजुटता की समान भावना, सम्मान की भावना, भाईचारे की भावना का निर्माण करना है। किसी पर ऐसा वो नहीं लगाना कि बैर भाव नहीं रखना है, दुश्मनी नहीं करना है, मित्र भाव रखकर आगे बढ़ना है। हमारी सामाजिक संस्कृति और गौरवशाली परंपरा का महत्व करना है, महत्व समझना है और उसका परीक्षण करना है कि हमारे देश की जो सामाजिक संस्कृति है, उनका ऐतिहासिक क्या रहा, गौरवशाली कैसे रही उनका इतिहास, जैसे कि हमारे देश की पुरानी संस्कृति, हमारे कपड़े, हमारा रहन सहन, हमारे धार्मिक त्योहार, इन सब का संरक्षण करना, हमारी ऐतिहासिक धरोहरों का सम्मान करना, उनको बचाए रखना, यह हमारा परम कर्तव्य है। प्राकृतिक पर्यावरणों की रक्षा करें, उनका संवर्धन करें। जो भी हमारा पर्यावरण है, पर्यावरण हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, उसको बचाए रखना, उसको बढ़ाना, उसको संतुलित करना, यह हमारे देश का, हमारे लोगों का, हमारे देश के नागरिकों का परम कर्तव्य है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण व ज्ञानार्जन की भावना का विकास करें, यानी कि हमारे देश में जो भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, किसी भी चीज़ को परखना, उसका निष्कर्ष निकालना, ज्ञान शिक्षा बढ़ाना, ये सब हमारे परम कर्तव्य है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना। सार्वजनिक संपत्ति का मतलब होता है सभी के लिए जो राज्य द्वारा प्रोवाइड की गई संपत्ति है, जैसे कॉलेज हो गए, स्कूल हो गए, या मन कुछ ऐसी संस्थाएं हो गई, या फिर अस्पताल हो गए, या चेयर कुछ ऐसे पार्क हो गए, उनको बनाए रखना। कई सारे पार्कों में व्यवस्था की जाती है, जिम बनाए जाते, खेल कूद के वो बनाए जाते हैं मैदान। तो इन सब चीज़ों की सुरक्षा करना, यह हमारा परम कर्तव्य है। व्यक्तिगत व सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करना भी हमारा परम कर्तव्य है। अभिभावकों का कर्तव्य जो जोड़ा गया, जो संविधान संशोधन हमारा शासी हुआ है, उसके तहत 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना, ये अभिभावकों का कर्तव्य है। अब हम देखते हैं संघीय कार्यपालिका, अनुच्छेद 52 से 151 तक वर्णित है। इसमें राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। राष्ट्रपति भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है, जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति औपचारिक प्रमुख होता है, लेकिन वास्तविक प्रमुख कौन होता है? मंत्रिपरिषद होती है, और उसका प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री। औपचारिक यानी कि एक तरीके से औपचारिक रूपता नाम मात्र का होता है, लेकिन राष्ट्रपति का ये मतलब नहीं है कि नाम मात्र का है तो कोई भी जो कार्य होते हैं उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर जरूरी होते हैं, जो राष्ट्र के लिए होते हैं। तो राष्ट्रपति सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति है, जो हमारे भारत का सबसे पहला प्रथम नागरिक भी हम राष्ट्रपति को कहते हैं। सभी कार्यपालिक शक्तियाँ शक्तियाँ संघ की राष्ट्रपति में शामिल होती है। मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही इन शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 55 के तहत होता है, जिसके द्वारा निर्वाचक मंडल में संसद के तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। जो भी राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, वे संसद के लोग होते हैं, जो चुनाव हमारे द्वारा जनप्रतिनिधि होते हैं, क्योंकि जनता नेताओं को चुनती है और नेता राष्ट्रपति को चुनते हैं, और एक तरीके से मंत्रिमंडल चुनती है। 70वां संविधान संशोधन 1992, दिल्ली और पांडिचेरी की विधानसभाओं के सदस्यों को भी राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया। अगला देखते हैं, राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली के द्वारा होता है। इसकी योग्यता अनुच्छेद 68 में वर्णित है, जिसमें बताया गया कि राष्ट्रपति के लिए कौन जरूरी हो सकता है? वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, लोकसभा की सदस्यता रखने की योग्यता रखता हो, केंद्र व राज्य सरकार के अधीन किसी भी लाभ पद पर न हो, वह व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है। राष्ट्रपति की शपथ, राष्ट्रपति संविधान के अक्षुण्ण तथा संविधान संरक्षण की शपथ लेता है। राष्ट्रपति को शपथ उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश दिलाते हैं, और राष्ट्रपति अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को देते हैं। तो ये जानकारी थी राष्ट्रपति से रिलेटेड। इनका कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। इससे पूर्व राष्ट्रपति पद मृत्यु होने पर, या फिर स्वयं त्यागने पर, या फिर महाअभियोग के द्वारा उसे
हटा दिए जाने पर खत्म कर दिया जाता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जा सकता है। महाअभियोग का आधार केवल संविधान का उल्लंघन होता है, यानी किसी भी प्रकार से संविधान का उल्लंघन यदि राष्ट्रपति कर रहा है तो वह क्या हो सकता है, उस पर महाअभियोग लगाकर राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। अगला देखते हैं, किसी भी सदन में 1 से 4 सदस्य, एक चौथाई सदस्य हस्ताक्षरित राष्ट्रपति के विरुद्ध आरोपों की सूची में महाअभियोग चलाने के प्रस्ताव को राष्ट्रपति के पास भेजते हैं। अब इस प्रस्ताव, ये चरण बता रहे हैं कि कैसे राष्ट्रपति का हटाया जा सकता है। इस प्रस्ताव के भेजे जाने के 14 दिन बाद उसी सदन में आरोपों पर विचार किया जाता है कि ये विचार सही में राष्ट्रपति पर है या नहीं है। ऐसे ही कोई भी राष्ट्रपति को नहीं हटा सकता। 2/3 सदस्य जो बहुमत होता है वो पारित कर देता है यदि महाभियोग, तो पहला चरण पूरा हो जाता है। फिर उसके बाद दूसरे चरण में फिर से ये जांच होती है। फिर इस दौरान जो राष्ट्रपति होते हैं वो भी अपने वकील के माध्यम से अपना पक्ष रख सकते हैं। तो ये था राष्ट्रपति का चुनाव और उनका पदमुक्ति का चरण। राष्ट्रपति के वेतन भत्ते के बारे में जानकारी देखें तो राष्ट्रपति का वेतन भारतीय की संचित निधि पर भारित होता है, यानी कि जो भी हमारी संचित निधि होती है, मुद्रा होती है, उससे रिलेटेड होता है। और यदि कोई राष्ट्रपति पद पर है तो उसके न्यायालय द्वारा किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जा सकती, उसको त्यागना होगा, तब जाकर उस पर काम किया जाएगा। राष्ट्रपति की शक्ति और कार्य क्या है, तो राष्ट्रपति की कार्यपालिक शक्तियां यानी कि कार्य से रिलेटेड है। अनुच्छेद 53 के अंतर्गत इसमें संघ की सभी कार्यपालिक शक्तियां राष्ट्रपति में शामिल है, लेकिन किसकी सलाह से वह काम कर सकता है, ये मंत्री परिषद की। राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त करता है, प्रधानमंत्री नियुक्त करता है, यानी कि जो भी लोकसभा में बहुमत अपना स्पष्ट करेगा, बहुमत बताएगा, उस नेता को प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बना देता है। लेकिन मंत्रियों की नियुक्ति जो होती है वह प्रधानमंत्री की सलाह से वह करता है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, न्यायवादी, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य निर्वाचन आयोग तथा इनकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। विदेशों में भारतीय राजदूतों और उच्चायुक्त की नियुक्ति भी हमारे यहाँ राष्ट्रपति करते हैं, यानी कि भारतीय जो राजदूत है विदेशों में, जो विदेशों में हमारे यहाँ का जो दूतावास होता है, वहाँ के उच्च आयुक्त जो होते हैं उनको भी राष्ट्रपति ही चुनता है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक आयोग, राजभाषा आयोग, वित्त आयोग का गठन भी राष्ट्रपति ही करता है। अब इसकी विधायिक शक्ति, अभी तक हमने देखा कार्यपालिक शक्ति, अब विधायिक शक्ति मतलब कि कानून से रिलेटेड शक्तियां कौन कौन सी है, तो हम देखते हैं संसद का राष्ट्रपति अभिन्न अंग होता है। इसके पास विधायी शक्तियां क्या होती हैं कि राष्ट्रपति सत्राहुत यानी कि सत्राहुत के समय, सत्रावसान के समय और सत्र विघटन मंत्रिपरिषद के परामर्श पर करता है। जो भी ये होते हैं वो मंत्रिपरिषद के परामर्श यानी कि उनकी सलाह पर ये सभी चीजें करता है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के अंतर्गत संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। राष्ट्रपति लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन और 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। ये जो 12 सदस्य, एंग्लो इंडियन का मतलब है या उनका माता या पिता एक भारतीय होना चाहिए, बाकी विदेशी हो तो। 12 सदस्य जो ऐसे होते हैं साहित्य, कला और विज्ञान, समाज सेवा के क्षेत्र से होते हैं। अनुच्छेद 123 के अंतर्गत जब संसद में सत्र ना हो तो वो तत्कालीन किसी भी अध्यादेश जारी कर सकता है तत्कालीन बैठक बुलाने के लिए। राष्ट्रपति का अध्यादेश 6 माह तक लागू रहता है और संसद के सत्र पर आने के बाद उसे 6 माह के अंदर ही पारित करना होता है, या नहीं तो वो समाप्त हो जाता है। अब राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां देखते हैं। कार्यपालिक हमने देख लिया, विधायी भी देख लिया, और हम वित्तीय शक्तियां यानी कि धन से संबंधित जो हमारी राष्ट्रपति की शक्तियां हैं वे हम देख लेते हैं।
धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति पर ही प्रस्तुत किया जाता है। मतलब कि जो भी धन विधेयक होता है वह राष्ट्रपति जब तक उस पर मंजूरी नहीं देगा वह प्रस्तुत नहीं होगा। वार्षिक वित्तीय विवरण भी राष्ट्रपति के नाम से ही संसद में प्रस्तुत किया जाता है। बजट में प्रस्तुत की जाने वाली अनुदान मांगे राष्ट्रपति को ही संबोधित करती हैं। राष्ट्रपति हर 5 वर्ष में केंद्र और राज्य के मध्य टैक्स से प्राप्त आय की सिफारिश वित्त आयोग का गठन करता है। राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां, अभी तक हमने देखा कार्यपालिक शक्तियों को, विधायिक शक्तियों को और वित्तीय शक्तियों को। अब हम देखते हैं न्यायपालिक शक्तियां। उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है और अनुच्छेद 143 के अधीन राष्ट्रपति किसी भी विषय पर आधारित विधिक के प्रश्न पर उच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। अनुच्छेद 72 के आधार पर राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति भी प्राप्त है। यानी कि वो किसी भी व्यक्ति को, यदि कोई व्यक्ति को फांसी की सजा दी गई है और वो व्यक्ति भारत के विकास के लिए जरूरी रखता है और राष्ट्रपति की नज़रों में यदि जरूरी रखता है, उसको जिंदा रहना चाहिए, तो राष्ट्रपति उसको क्षमादान दे सकता है और उसकी फांसी की सजा माफ की जा सकती है। के अंतर किसी भी व्यक्ति की निलंबन कर सकता है। अब राष्ट्रपति की कूटनीतिक या राजनयिक शक्तियां क्या है? कूटनीतिक यानी कि डिप्लोमेटिक और राजनयिक शक्तियां क्या है वो हम देखते हैं। तो शक्तियां ये हैं कि विभिन्न देशों के साथ समझौते तथा संधियां राष्ट्रपति के साथ ही की जाती है। राष्ट्रपति इंटरनेशनल मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व करता है। भारत में आए विदेशी राजदूत, उच्चायुक्त राष्ट्रपति को ही अपना परिचय पत्र दिखाते हैं। सैनिक शक्तियां देखें तो हमारी जो तीनों सेनाएं होती है ना, जल सेना, थल सेना, वायुसेना और नौसेना, इन तीनों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति ही होता है। युद्ध की घोषणा तथा समाप्ति की घोषणा भी राष्ट्रपति ही करते हैं। अब राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां क्या है? तो आपातकालीन शक्तियां ये है कि युद्ध और बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल राष्ट्रपति लगा सकता है अनुच्छेद 352 के तहत। जैसे कि हमारे यहाँ लगवाई गई थी इमरजेंसी, कब लगवाई गई थी? 1975 में इंदिरा गांधी जी के शासनकाल में उन्होंने राष्ट्रपति से कहकर इमरजेंसी लगवा दी थी। तो राज्यों में संवैधानिक तंत्रों में विफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है अनुच्छेद 356 में। अगर किसी राज्य में कोई शासन व्यवस्था सही से नहीं चल रही या किसी कारण से वहां पर व्यवस्था खराब चल रही है तो राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है, आपातकाल लगा सकता है। देश में वित्तीय साख या स्थायित्व को खतरा, यानी कि हमारे यहाँ वित्तीय आपातकाल लग सकता है लेकिन कभी लगा नहीं है। यदि देश में धन से संबंधित कोई समस्या आ रही है तो इस आधार पर हमारे देश पर आपातकाल लग सकता है अनुच्छेद 360 के तहत, हालांकि कभी ऐसा लगा नहीं है। राष्ट्रपति की वीटो शक्ति, वीटो शक्ति का मतलब होता है निषेधाधिकार, यानी कि किसी भी चीज को मना कर देना वो एक अधिकार होता है। तो इस शक्ति के अंतर्गत आता है संसद द्वारा पारित कोई भी विधेयक या कानून राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही कानून बनता है, अन्यथा वह कानून नहीं कहलाएगा। अनुच्छेद 111 के अनुसार संसद द्वारा पारित किसी भी विधेयक पर राष्ट्रपति जल्द अपनी अनुमति प्रदान करते हैं। विधेयक को संसद में फिर से भेज सकते हैं, या तो वो 3 तरीके से कुछ कर सकता है, अनुमति दे सकता है या विधेयक को संसद में भेज सकता है फिर से, या फिर उसे मना कर सकता है या पेंडिंग में डाल सकता है। यदि राष्ट्रपति विधेयक पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देते या अपना जानकारी नहीं देते तो उसे पॉकेट वीटो कहते हैं, जिसे जेबी वीटो कहा जाता है। अब स्वविवेक शक्तियां देखें तो इसकी क्या होती है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति, यदि लोकसभा में बहुमत दल का नेता अपने दल न किया हो, यदि बहुमत दल ने अपना नेता ना बनाया हो, कोई यदि बहुमत दल है वह संसद में अपनी बहुमत प्रस्तुत कर रहा है और वो अपना नेता नहीं चुन पा रहा है, तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर देते हैं।
लोकसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न मिलने पर किस दल को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करना है वह भी राष्ट्रपति करते हैं। विधेयक पर अनुमति भी देते हैं उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति का राज्यसभा का सभापति होता है। वेतन इतना होता है वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। यह उपराष्ट्रपति से रिलेटेड है। अनुच्छेद 64, लाभ के पद पर ना हो, पागल या दिवालिया ना हो। चुनावी प्रक्रिया देखें तो लोकसभा तथा राज्यसभा के सारे सदस्य इसके लिए मतदान करते हैं। एकल संक्रमणी मतदान प्रणाली का इसका उपयोग किया जाता है। महाभियोग द्वारा भी हटाया जा सकता है। और इस्तीफा या शपथ लेने की जानकारी हम देखें तो राष्ट्रपति से लेते हैं ये, और सर्वोच्च न्यायालय से भी शपथ लेने के सटीक और इस्तीफा देते हैं। महाभियोग द्वारा इसे हटाया जा सकता है। कार्य क्या है? उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, यानी कि जो भी उपराष्ट्रपति होते हैं वे राज्यसभा में सभापति होते हैं। राज्यसभा की कार्यवाही का संचालन करते हैं। ये उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कार्यों के संचालन करते हैं। इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ये राज्यसभा के सदस्य नहीं होते, इन्हें मतदान का अधिकार नहीं होता। जगदीप सिंह धनखड़ है, जगदीप धनखड़ जी है वो उपराष्ट्रपति। ये कुछ उपराष्ट्रपतियों की सूची है जिसे आप पढ़ सकते हैं। अगला देखते हैं मंत्रिपरिषद के बारे में। भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है जिसके अंतर्गत कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियां मंत्रिपरिषद में होती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति की सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। मंत्रियों से संबंधित अन्य प्रावधान अनुच्छेद 75 में वर्णित है। मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से करते हैं। भारत का कोई भी नागरिक मंत्री बन सकता है, परंतु उसे 6 माह के अंतर्गत लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बनना होगा। शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। इस्तीफा भी राष्ट्रपति को देते हैं। और 51वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या लोकसभा की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। भारत में मंत्रिपरिषद के 3 स्तर होते हैं। एक तो कैबिनेट मंत्री होते हैं जो सबसे ऊपर प्रधानमंत्री के साथ रहते हैं। राज्य मंत्री होते हैं, उप मंत्री होते हैं। मंत्रिमंडल में सभी लोग होते हैं। इसमें महत्वपूर्ण विभाग होते हैं, गृह, वित्त, रक्षा, विदेश मंत्री, ये सब। राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्री के अधीन होते हैं, यानी कि उनके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। कैबिनेट मंत्री सबसे ऊपर होते हैं और ये कैबिनेट के विभाग के संचालन के लिए मदद करते हैं। उप मंत्री जो होते हैं कैबिनेट मंत्री को अपने विभाग का प्रमुख सहायता देना होता है इनका कार्य। अब प्रधानमंत्री के बारे में देखें तो प्रधानमंत्री का भाग 5 के अंतर्गत आते हैं। प्रधानमंत्री अनुच्छेद 75 के अंतर्गत भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है जिसमें शासन का संचालन वास्तविक सत्ता का प्रधानमंत्री होता है। इसकी योग्यता के लिए वह भारत का नागरिक हो, लोकसभा में बहुमत दल ने उसे अपना नेता चुना गया हो और लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य हो। भारत का कोई भी नागरिक प्रधानमंत्री बन सकता है यदि उसने बहुमत दल में उसे लोकसभा में बहुमत दल ने अपना नेता चुन लिया हो। प्रधानमंत्री को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं और इस्तीफा भी राष्ट्रपति को ही देते हैं। इसके कार्य क्या होते हैं? प्रधानमंत्री जो होते हैं ब्रिटिश प्रधानमंत्री तथा अमेरिकी प्रधानमंत्री के समान ही शक्तिशाली होता है। यह देश की वास्तविक नीति का निर्धारक होता है, यानी कि देश की जो भी नीतियां बना रही है उनको बनाने का या फिर उनको निर्धारित करने उनमें क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। जैसे हम देख सकते हैं वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी काफी सारे विचारों को प्रस्तुत करते, तो उनको भी निर्धारित करता है कैसे देश को चलाना है, वो भी प्रधानमंत्री का काम होता है। प्रधानमंत्री की सलाह पर ही राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। प्रधानमंत्री ही मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा करते हैं। मंत्रियों के लिए राष्ट्रपति के मंत्रिपरिषद के लिए प्रसाद पर्याप्त होता है। प्रधानमंत्री लोकसभा में सरकार का नेतृत्व करते हैं, सरकार की नीतियों की घोषणा करते हैं। जो भी नीतियां बनाई गई है सरकार द्वारा, सरकार अपनी सरकार के बारे में बताते हैं लोकसभा के अंतर्गत क्या काम चल रहा है, और विपक्ष उसका विरोध करता है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद तथा राष्ट्रपति के मध्य कड़ी का भी कार्य करता है। जो मंत्रिपरिषद होती है और राष्ट्रपति होते हैं उनका सीधा संपर्क नहीं हो पाता, इसलिए प्रधानमंत्री उनके बीच कड़ी का काम करते हैं, यानी कि एक तरीके से मीडियम होते हैं।
माध्यम होते हैं। राज्यसभा अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा का गठन करने की बात की गई है। राज्यसभा को उच्च सदन भी कहा जाता है और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। राज्यसभा कानून बनाने के लिए इम्पोर्टेंट होती है। राज्यसभा में वर्तमान राज्यसभा में कितने सदस्य हम देखते हैं, तो यहाँ बता रहे हैं राज्यसभा में आधिकारिक 250 सदस्य होंगे, 238 सदस्य यहाँ से होंगे और 12 राष्ट्रपति द्वारा चुने जाएंगे। राज्यसभा की विशेषता है कि ये एक स्थायी सदन है, ये कभी भंग नहीं होता। इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और हर 2 वर्ष के बाद एक तिहाई सदस्य नए चुने जाते हैं और पुरानों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। सभापति के बारे में हम देखते हैं। राज्यसभा के पदेन सभापति भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं, जिन्हें राज्यसभा सभापति के वेतन से दिया जाता है। इनकी योग्यता है 30 वर्ष, भारत का नागरिक होना चाहिए, पागल या दिवालिया न होना चाहिए, किसी भी सरकारी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ये भी महत्वपूर्ण जानकारी है। राज्यसभा के विशेषाधिकार हम देखें तो 249 अनुच्छेद और 312 इसमें बताया गया है। अनुच्छेद 249 कहता है राज्यसभा का विशेषाधिकार किसी राज्य महत्व विषय को राष्ट्र महत्व घोषित करके कानून बनाना है। अनुच्छेद 312 नई अखिल सेवाओं का सृजन का राज्यसभा का विशेषाधिकार है। लोकसभा के बारे में देखें तो अनुच्छेद 81 के तहत लोकसभा का गठन किया जाना इसमें शामिल है और ये निम्न सदन होता है। इसकी अधिकतम संख्या 552 हो सकती है। अभी देखते हैं लोकसभा में 550 है और 552 हो सकती है। इसका कार्यकाल होता है 5 वर्ष का, लेकिन राष्ट्रपति इससे पहले भी लोकसभा को भंग कर सकते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव लोक सदस्य करते हैं। लोकसभा के कार्य क्या है? कार्यवाही का संचालन करना, यानी कि उस पर डिबेट करना, बातचीत करना, बैठक की व्यवस्था करना पार्टियों के लिए, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करना जो राष्ट्रपति बुलाते हैं, और कोई भी धन विधेयक या वित्त विधेयक है या नहीं उसका निर्धारण करना, अविश्वास प्रस्ताव के दौरान बराबर मत होने की स्थिति पर निर्णय देना। लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा लोकसभा के उपाध्यक्ष को सौंपता है। इससे 14 दिन पूर्व ही सूचना दी जाती है। लोकसभा अध्यक्ष अपने पद की शपथ नहीं लेता। लोकसभा अध्यक्ष की योग्यता 25 वर्ष होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष के कार्य है अनुशासन बनाए रखना, प्रतिष्ठा का सम्मान करना, सदस्यों की योग्यता का निर्धारण करना, विधेयक को राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए भेजना और संसद में अपनी बात रखने की मांग देना। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्धारण करना। संयुक्त अधिवेशन, जब लोकसभा और राज्यसभा का अधिवेशन एक साथ बुलाया जाता है तब संयुक्त अधिवेशन इसे कहते हैं, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा करते हैं। स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन के बारे में जानें तो स्थानीय लोग जो है उनके शासन व्यवस्था को स्थानीय स्वशासन कहते हैं। स्थानीय लोगों की भागीदारी द्वारा शासन की व्यवस्था करना, उनको व्यवस्था को लोकतांत्रिक बनाना, ये सब इसमें शामिल है। 73 और 74वां संविधान संशोधन पंचायती राज व्यवस्था और स्थानीय निकाय को संवैधानिक दर्जा देने से संबंधित है। अनुच्छेद 40 के तहत 1952 में पंचायती राज व्यवस्था को शामिल किया गया। 1952 में भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई। बलवंत राय मेहता समिति ने 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया। इसने अपनी रिपोर्ट 1958 में प्रस्तुत की गई, जिसने बताया कि विकेंद्रीकरण पर जोर दिया गया। विकेंद्रीकरण मतलब कि जो शक्ति है उसका बंटवारा करना, स्तरों में बांटना, यानी कि यहाँ पर स्तर बटे, ग्राम स्तर, खंड स्तर यानी कि प्रांतीय स्तर, फिर जिला स्तर। सरकार ने बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों को 12 जून 1958 को स्वीकृति प्रदान की। जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर में 2 अक्टूबर 1959 में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया। 1952 में सामुदायिक विकास का कार्यक्रम का। अब अशोक मेहता समिति आती है। पंचायती राज को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए 1977 में अशोक मेहता समिति का गठन किया, जिसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। 1978 में करीब 132 सिफारिशें थी इसमें। इस समिति ने पंचायती राज को 2 स्तर पर बनाने का सुझाव दिया था। निचले स्तर पर मंत्रिमंडल पंचायत, जिला स्तर पर जिला परिषद। राजीव गांधी के समय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 1986 में LM सिंघवी की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया। इसका उद्देश्य पंचायती राज व्यवस्था की जांच करना है। संविधानीकरण, गांधी का सरकार, ये सब शामिल है इसमें राजीव गांधी की सरकार के समय। नरसिम्हा सरकार 1991, और 1991 में ही हमारे यहाँ आर्थिक सुधार किए गए थे।
एलपीजी अपनाया गया था, उदारीकरण, निजीकरण और ग्लोबलाइजेशन की नीति अपनाई गई थी। अब 73वां संविधान संशोधन हम देखते हैं, इसकी विशेषता देखते हैं। इसमें 25 अप्रैल 1923 को इसे लागू किया गया। स्थानीय स्वशासन राज्यों का विषय है, इसके लिए विषय पर कानून बनाया नहीं सकता। पंचायती राज व्यवस्था को 3 स्तर पर बांटा गया है: ग्राम स्तर पर, मध्य स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और जिला स्तर पर।